नमस्कार, मैं हूं प्रसून। द एजेंडा के इस कार्यक्रम में मुद्दा है कि क्या मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न बदल गया है? क्या मुस्लिमों में बीजेपी की पैठ बढ़ गई है? अगर ऐसा है तो क्या कारण है? लेकिन इससे पहले समझते हैं पहले के दो चुनाव में धर्म आधारित वोटरों का पैटर्न क्या रहा है। इसका आधार लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे 2024 और 2019 है। यानी जो सर्वे 2014 और 2019 में हुआ था उसी के आधार पे ये आंकड़े आ रहे हैं, जिसके मुताबिक बीजेपी को मुस्लिमों ने 2014 और 2019 में दोनों चुनाव में महज 8% वोट किया। वहीं 36% हिंदुओं ने 2014 में बीजेपी को वोट किया, जो 2019 में बढ़कर 44% हो गया। यानी 36% से बढ़कर 44% हो गया। 2014 में 7% ईसाइयों ने बीजेपी को वोट किया, जो 2019 में बढ़कर 11% हो गया। इसके बाद सिखों का नंबर आता है, जिन्होंने 2014 में 16% बीजेपी को वोट किया। हालांकि 2019 में यह घटकर 11% रह गया। धर्म आधारित सर्वे में यह बात अब निकलकर सामने आ रही है कि अगर आज चुनाव होता है तो 15% मुस्लिम बीजेपी को वोट करते नजर आएंगे। ये बड़ी बात है, यानी 2 गुने से ज्यादा का अंतर है। यानी मुस्लिमों में बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ 2 गुने से ज्यादा बढ़ रहा है, जो विपक्षी दलों के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। अब आप सोचेंगे कि बीजेपी के खाते में कहां से वोटर बढ़ रहे हैं, तो हम बता दें कि बीजेपी को ये बढ़त मुस्लिम समुदाय के पासमानदा मुस्लिमों के कारण दिख रही है। इसी बढ़त और मुस्लिम वोटरों के बदलते वोटिंग पैटर्न पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स, कांग्रेस प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शबनम फाजिल खान, भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी पार्टी मुसलमानों को बांट रही है। शादाब जी। जो जोड़ने वाले होते हैं, अगर कोई उन्हें बांटने वाला कहे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता। हम उस विचार से आते हैं जिसने हिंदुइज्म के जो अलग अलग धड़े थे उन सबको एक जगह, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने तमाम दूरियों को, तमाम खाइयों को मिटाते हुए एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। जब हम सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम दूसरों को बांटने का काम क्यों करेंगे? हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं, मैं 125 करोड़ का, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं। तो हम तो जोड़ने वाले हैं, हम बांटने वाले हैं नहीं। अब जिन लोगों की पोल खुल रही है उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनको लग रहा है कि अभी तक तो दूसरे भाग रहे थे, अब लग रहा है कि अपने भी छोड़ छोड़ के साथ जा रहे हैं। जिनके ऊपर हम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे अब वो भी जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये बांटने वाली पॉलिटिक्स। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर जी, क्या कारण है कि मुसलमान अब आपको छोड़ के बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं? ये तो आपने कहा और हमने सुना कि हमें छोड़ रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र है, आजाद है, कोई भी वोटर धर्म के नाम से वोट मांगना ही अपराध है। जबकि आपने अभी धर्म के लोगों को जोड़ दिया कि मुसलमान उधर है, तो इन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है? आप बताइए, राजनीति के अंदर उन्हें क्या प्रतिनिधित्व दिया? आज के इतिहास में अगर पन्नों में पढ़ा जाएगा तो ये पहला संसद होगा सत्ताधारी के तरफ से एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। देखिए, आप पूछ लिए हैं तो मैं ही आपको जवाब दे देता हूं कि मुसलमानों के लिए क्या किया, फिर आपका जवाब आगे लेता हूं। सोशल जस्टिस के लिए पासमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठाया, जेंडर जस्टिस के लिए ट्रिपल तलाक खत्म किया, सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई, इस्लामिक देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए जिससे मुसलमानों को रोजगार मिला। उसमें वो मुस्लिम तबका बड़ा है जो पासमानदा मुस्लिम कहलाता है। 2014 के बाद से कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। 16 राष्ट्र और देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। जी सुन लीजिए, अभी कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है जी। और आपको याद है, अगर किसी ने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम किया था तो उनके एक एजुकेशन मिनिस्टर थे गुलाम सरवर साहब। उन्होंने काफी अच्छा काम किया था।
जब उसी वक्त मंडल की वो रिजर्वेशन लाने की बात कर रहे थे, मंडल कमंडल की, तो उनके सरकार को गिराने के लिए इन्होंने ही काम किया था। तो आप ऐसा मत कहिए कि ये धर्मों को बांटते नहीं, उस समय मंडल और कमंडल की लड़ाई भी लड़ाने वाले यही लोग थे। तो आप बताइए किस तरह मुसलमानों के साथ दिखते तो है पर मुसलमानों के लिए काम करते नहीं दिखते। कितनी माइनॉरिटी एसोसिएशन खोलने का काम किया, कितनी इंस्टीट्यूट खोला, कितने एजुकेशन में। आज भी डेटा 2011 के जनगणना से मालूम पड़ता है सिर्फ सरकारी संस्था में 2% ही मुस्लिम है। कहाँ मुसलमानों को रोजगार देने का इन्होंने काम किया। विदेशों में अगर रोजगार मिल रही है तो ये पहले से भी खाड़ी देशों में यहाँ के हिंदुस्तान के आवाम काम करते थे, आज भी जा रही है। कोई नई पहला बात आरोप नहीं है। आपके ऊपर ये लगता है कि आप लोगों ने अपने फायदे के लिए पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, ये आरोप आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, पर मुसलमानों को इसकी पार्टियों ने खत्म नहीं किया है। मैं आज भी कहता हूं अगर मुसलमानों के हालात के लिए कोई जिम्मेदार है तो उलमाए हैं। उलमाओं ने इतनी सारे पाबंदियां उन पे लगाई, एजुकेशन से वो बिछड़ते चले गए। एजुकेशन नाम की चीज नहीं। जी 35% आपका, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा बोलता है 35% बच्चे एजुकेशन छोड़ देते हैं। 35% बाल बच्चे जो मजदूरी में लग जाते हैं। वो समाज कैसे बढ़ेगा। समाज को बढ़ाना होगा तो मुख्य नासिर जी होना पड़ेगा। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मुसलमानों में बेचैनी बढ़ रही है बीजेपी को लेकर? मुसलमानों में बेचैनी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं या कौन, ये मैं कौम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों को अपनी सोच समझ से वोट देना है। कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है, कौन सी पार्टी उनके लिए उम्दा काम कर रही, कौन सी पार्टी उनके लिए रोजगार लेके आ रही है, कौन सी पार्टी उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज देखिए मुसलमानों को जानवरों के नाम पे जब मारा जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से कोई आवाज नहीं सुनी जाती है। उनको जब आप इंस्टीट्यूशन के मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का ऐलान हो गया है और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं करते हैं। देखिए हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आपको क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात आपने सुन ली, पसमानदा मुसलमान कितना पिछड़ा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और बीजेपी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तीनों सवाल एक साथ। प्रसन्न जी मुझे पूरा समय दीजिएगा, मैं पूरी बात कर देता हूँ। जो 2 को दिया उसको 1 का हमको दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि मैं दोनों प्रवक्ताओं के प्रवचन सुन रहा था, कितना अच्छा बात कर रहे थे, बहुत अच्छी लगती बात सुनने में, जो आपके दर्शक सुन रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं कांग्रेस वालों को बताना चाहूंगा कि ये बेचारे इतने हमदर्द थे मुसलमानों के। 70 साल में एक कमेटी बनाई, उसका नाम था सच्चर कमेटी। जस्टिस सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई उसके बाद मनमोहन सिंह जी वहां पर एज ए प्राइम मिनिस्टर थे। मैं पार्लियामेंट हाउस इलेक्शन में मौजूद था। किसी मंत्री का पीएस था उस वक्त, विदेश मंत्री का, और उस वक्त वो गए थे उसमें। और जस्टिस सच्चर को भी मैंने अपनी आंखों से देखा, बेचारे शरीफ आदमी वही बैठे हुए थे। और जब अगले दिन कांग्रेस ने जो फैसलीज दी वो पेपरों में आई, किसके लिए था? सरदारों के लिए सिर्फ आई। वो थी सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी के अंदर जो मुसलमानों की हालत दिखलाई गई थी, ये उसको कूड़ेदान में डाल गए जाते जाते। 70 साल में कुछ किया नहीं। एक कमेटी की रिपोर्ट बनाई जिसमें जफर साहब थे IRS ऑफिसर, उसके सेक्रेटरी थे, और उस कमेटी की रिपोर्ट को ये कूड़ेदान में डाल के चले गए। ये 24 घंटे के अंदर नहीं कर सकते थे? उस वक्त सारे MP रो रहे थे जो कमेटी में थे, आए थे सुनने के लिए 35-40 हर एक दल के आए हुए थे। वो रो रहे थे कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। और वही हुआ 14 में। एक तो बात इनकी जवाब दे देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, मोदी जी जिस दिन से आए हैं लाल किले से उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए, ये उनका नारा था। और प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो से आज देखिए तो हर एक के लिए, किसी से पूछा नहीं जाता इसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, मकान किसके लिए मिले, सबसे ज्यादा गरीबों को मिले हैं मुसलमान आवासीय कोष योजना के। और जहां तक सवाल है सब्सिडी मिली है, गैस कनेक्शन मिले हैं, और जो भी चीजें सुविधाएं मिली है, सीधे मिली है, उसको जाति और धर्म से नहीं जोड़ा गया है, सीधे उनके खातों में गया, उनके अकाउंट में गया। अब रही बात यह है कि बीजेपी से क्यों लोग मुसलमान परेशान है थोड़े से, वो रीजन ये है कि मुसलमान जो रखते हुए मोहम्मद अमीन साहब, इसलिए एक मिनट और मैं ये कहूंगा कि जो बीजेपी के अंदर तथाकथित मुसलमान जो मुसलमानों के हितैषी हैं, वो मुसलमानों को हितैषी नहीं है। वो टाइम पे ऐसे बयान दे देते हैं जाके
जिसकी वजह से लोगों में भड़काऊ आदत हो जाती है और वो पीछे हटना चाहते हैं। अदरवाइज आज की डेट में अगर सही तरीके से मुसलमान लीडर काम करें बीजेपी के अंदर, जो बीजेपी के लोग हैं मुसलमान लीडर्स हैं, तो मैं कहता हूँ 100% मुसलमान बीजेपी के साथ आएगा। बीजेपी कोई ऐसी अलग पार्टी नहीं है। मैं डॉक्टर मोहन भागवत जी के साथ थे पिछले दशहरे में, एक ही टेबल बैठ के मैंने खाना खाया है नागपुर में, और उनसे जो मैंने बातें सुनी है, इतना इम्प्रेस हुआ है अधिकारी, मैं सोच नहीं सकता एज इंडियन कि वो कितना सोचते हैं मुसलमानों के लिए और कितनी अच्छी बातें करते हैं, जिसको आरएसएस को बदनाम किया जाता है नासिर हुसैन साहब, विदेशों में। मोहम्मद आमीन साहब की बात पे ही मोहर लगाते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक सर्वे आया। पोस्ट डॉक्टरल फेलो फयाद अली हैं, उन्होंने ये सर्वे किया उत्तर प्रदेश में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम अपने पारंपरिक धार्मिक ब्लॉक से वफादारी बदल रहे हैं और अपनी उपजात की पहचान के आधार पे वोट करने के लिए तैयार हैं या वोट करेंगे। ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि हर इलेक्शन चुनौती होता है, हर वोटर चुनौती। पर अभी हमारे सर ने जैसा बोला कि मुसलमानों के मेरा लिए सवाल ये है नासिर हुसैन साहब कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो बीजेपी जोड़ रही है मुसलमानों को अपने साथ, उनके अंदर के डर को खत्म कर रही है, और आपकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। जी ये है अमीन, आप सुनना नहीं चाहते पर सुनिए। जैसे अमीन भाई ने अभी कई सवालें उठा दी कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज अगर रकम जा रहा है तो हिंदुओं को भी जा रहा है, मुसलमानों को भी जा रहा है, फैसिलिटी मिल रही है तो तमाम कौम। तो मैं पूछता हूँ पहले कौन से भेदभाव से दिया जाता? 2014 से अगर पहले एलपीजी के सिलेंडर थे या कुछ भी था तो सारे कम्युनिटी को बराबर था। आपने आज कौम को डिफरेंटों में क्यों बांट दिया? आज क्यों हिंदू मुसलमानों की बात ज्यादा होने? आज माइनॉरिटी के लिए भारत की सरकार ने क्या ऐसा अलग से कर दिया? उस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कोटे का दलालों से देती थी कनेक्शन, आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलाट नहीं करती कनेक्शन, सीधे जिसको चाहिए ले लीजिए, सब्सिडी जो चाहे ले ले। मैंने आपको पूरा सुना है, आप सुन लीजिए। जी मैंने सुन लिया। कमेटी कांग्रेस के टाइम में दलालों से कनेक्शन बांटे जाते थे मंत्रालय से, जानते होंगे इस बात को, दादा भी जानते होंगे कि वह हालात पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कोटा इशू होता था, कोटा बंद हो चुका है। से मालूम पड़ता है कि नासिर हुसैन साहब, हालत सुनिए ना सर, जो बात मोहम्मद आमीन साहब कह रहे हैं उनके तथ्यों में वजन है। आप सुनना नहीं, आपके नहीं पूरा सुन रहा हूं मैं। क्या कारण है, कैसे जोड़ा है आपने इनको? देखिए, मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं वो अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं। वो एक भारतीय की बात करते हैं कि आज जो जरूरतमंद है उसका हम उसे कैसे उसे साथ जोड़ें। बहनों के साथ, जो मेरे यहाँ, मैं उसी समाज से आता हूँ, जिस तरह से तलाक का एक मजाक बनाया हुआ था, ट्रिपल तलाक के नाम पर जो अधूरा कानून इस्लाम का यहाँ पे थोपा गया था, ये अल्लाह का कानून नहीं था, ये मुल्ला का कानून था। क्योंकि अल्लाह के कानून में तो जितना मैंने पढ़ा एज अ मुस्लिम स्कॉलर, मैं ये समझ पाया कि जब अरब में 3 तलाक को नबी के वक्त में, मोहम्मद साहब के वक्त में एक बार में 1000 बार भी तलाक देते थे तो एक माना जाता था। 3 सिटिंग्स में 3 तलाक होते थे। लेकिन हमारे खलीफा आए हजरत उमर, उन्होंने कहा कि 3 तलाक 3 सिटिंग में, एक सिटिंग में भी आपने 3 तलाक बोल दिया तो मान लेंगे। लेकिन उन्होंने 100 कोड़ों की सजा रखी। हिंदुस्तान आते आते 3 तलाक तो हिंदुस्तान पहुंच गए, लेकिन 100 कोड़े भूल गए। वो 100 कोड़ों को लाने वाला, उस सजा को मुतय्यन करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। बुरा नहीं किया किसी के साथ, बहनों को न्याय दिलाने का काम किया। मैंने अपनी माता से बात की जब ये 3 तलाक का कानून आया, मैंने अपनी मां से पूछा, मां बताइए ये 3 तलाक का कानून आने से क्या फायदा मिलेगा? उन्होंने बड़ी बेबाकी से मुझसे कहा कि एक डर मुस्लिम समाज की बेटियों को हमेशा बना रहता था, हस्बैंड गुस्से में है कहीं मुंह से कुछ कह ना दे। उस डर से कहीं ना कहीं निजात मिल रही है, क्योंकि सजा का प्रावधान है, एक डर होना चाहिए। वो डर गायब कर दिया था हमारे यहाँ के लोगों ने, उस डर को वापस लाया गया है, तो इससे 3 तलाकों में कमी आई। हम सब आप अपनी बहन बेटियों को क्यों नहीं अधिकार देना चाहते नासिर हुसैन साहब? वही कह रहा हूँ। अब परशीन जी सुनिए, सदाब भाई ने अभी बहुत अच्छी बात की। चलिए मैं इस्तकबाल करता हूँ 3 तलाक। अभी इन्होंने कहा कि कानून से कभी कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। रिफॉर्म जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक रिफॉर्म नहीं होता है। तो समाज में आपने 3 तलाक का मुद्दा, उन बहनों को क्या मिल रहा? अगर किसी ने 3 तलाक दिया, इंसान जेल में उसका निजात मिल रहा है। क्या मिल रहा है? निजात मिल रहा है। जरा आपकी बहन को, आपकी बेटी को कोई तलाक दे दे, उससे पूछे कैसे डर के साए में वो जीती है।
आप कह रहे क्या मिल रहा है? उस दर्द से उसे आजादी मिल रही है, ये दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। क्या मिल रहा है आपको? क्या पता क्या मिल रहा है? उस बहन, उस बेटी का कभी दर्द जानने की कोशिश की होती तो आपको एहसास होता कि उसे क्या मिल रहा है। बात करिए तो अरे बात सुनिए ना, नासिर हुसैन साहब, आप बोलिए। जी जी, मैं रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। खताब भाई ऊंची आवाज में मत बात करिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट से आपसे बात नासिर हुसैन साहब, आप अपनी बात कहिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि महिलाओं को इसमें जो मिल रहा है, अगर उस बंदे ने कानून, खुदा के कानून का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन किया, उसको तो जेल के सलाखों में डाल दिया, पर उस महिलाएं को 3 साल का न्याय कौन देगा? उसको खर्चा पानी कौन देगा? उस 3 तलाक अगर आप समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको भी, आपकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी किसी भी सरकारी अधिकारी की, राजनेता की बनती है। नालत है, मैं उत्तर दे दूं, नालत है जिसलिए वो 3 तलाक उस बहनों को देता है। मैं उस पर लानत भेजता हूँ, वो गैर कानूनी काम है। उस महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, उस पर भी बात करिए। मैं करेंगे ना बात, आप सुनिए कि हम उत्तर तो दे दें आपको। नहीं हूँ, पर उस नासिर हुसैन साहब, आप सुन लीजिए शाहजाद साहब क्या कह रहे हैं। मुसलमानों को क्या सरकारी नौकरियों में कितना % जॉब मिल रहा है? 2.5%। आप उसके लिए क्या किया? उनको रिप्रेजेंट देने का काम किया, मुसलमानों को उन्नति के लिए काम किया, तो बताइए चंद पैसों से अगर आप बोलते हैं, आप सुनेंगे तब तो बताएंगे ना। मैं बता रहा हूँ, आप चिल्लाने लगते हैं। अरे चिल्ला क्या रहे हैं, हम तो जवाब दे रहे हैं सिर्फ आपको। आपने प्रश्न पूछा, आपको अगर उत्तर से डर लग रहा है तो अलग बात है। नहीं करिए। नासिर हुसैन साहब, जवाब तो ले लीजिए, फिर वापस आते हैं आपके पास। अदब के दायरे में आपसे बताइए अपनी बात कर रहे हैं। जी, मैंने कहा शायद नासिर भाई को लगा मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, मेरा वॉइस का टोन कई बार ऐसा हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा हूँ, आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक तरफ आज जो दर्द कांग्रेस के प्रवक्ता का दिख रहा है, काश ये दर्द जब उनकी सत्ता थी तब दिख जाता, जब 65-70 वर्षों तक अत्याचार हो रहा था तब दिख जाता तो मुझे बेहतर लगता। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या। आज मुस्लिम समाज को आपको जान के खुशी होगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो स्वामित्व है वो 75% स्वामित्व अपनी बेटियों को और बहनों को मुस्लिम समाज की मिला है, ये हमने दिया है। जो आज तक सिर्फ खाली एक पेंशन के नाम पे मुस्लिम समाज का वोट लेते थे, उससे निजात देने का काम हमने किया। मुस्लिम समाज को मुफ्त राशन का अधिकार हमने दिया। देश के अंदर जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो कि आज बहन बेटियों को अपना इलाज कराने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी ससुराल वाले उनको इस बात के लिए अपने घर से नहीं निकाल सकते कि बेटी बीमार आई है, इसका इलाज कौन कराएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा इलाज हम कराएंगे। ये समाज की बेटियां हैं, ये मेरी बहनें हैं, इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसके 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार मुस्लिम बहनों को भी बराबर मिल रहा है, ये ईमानदारी है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। मुसलमानों को लेकर क्या छवि देश दुनिया में बन रही है? आप तमाम देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। भारत के मुसलमानों को क्या प्रताड़ित किया जाता है? ऐसा क्या मैसेज है विदेश में, या विदेशों में ये मैसेज है कि भारत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मुसलमानों को सम्मान से रहने, जीने और खाने और अपने रोजगार करने का हक देता है? मोहम्मद आमिर मैं विदेश मंत्रालय में मैं रहा हूँ 2004 से लेकर 2009 तक एज ए डिप्लोमेट। मैंने पूरी दुनिया का सफर किया है। अभी भी आपको टोपी हटा के दिखाऊं कि मैं उम्रा करके आया हूँ, ताजा उम्रा करके आया हूँ। तो ये ईरानी जी जब गई थी उससे पहले हफ्ते में मैं मापा था, वहां पर हमसे पूछा गया कि अला हिंदी? यस, अना मोहम्मद अमीन अल हिंदिया, मैं हिंदुस्तान का हूँ। उनका हिंदुस्तानी अल मोदी, ये मोदी। यानी आज सऊदी अरब में मोदी को लोग जानते हैं हिंदुस्तान के नाम से, या नाम जाना जाता है मोदी की वजह से। ये चापलूसी चमचागिरी नहीं है। मैं सिर्फ एक नासिर भाई से बात करना चाहूंगा कि मैंने एक सवाल किया था कि मुसलमानों का बड़ा भला किया कांग्रेस ने। मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने देखा सर्विस में रहकर 60 साल किस तरह से रहा। आप मुझे सिर्फ एक चीज की बात बताइए कि जो इनके मुसलमान लीडर थे वो आज कहाँ चले गए? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कोई भला नहीं किया। तीसरी बात, सच्चर कमेटी कहाँ है, उसका जवाब दे दे मुझे। ये क्या ये लागू नहीं कर सकते थे? 30 सेकंड में जवाब ले लीजिए नासिर हुसैन साहब। नहीं किया इन्होंने, जीरो किया आपने। कमेटी बनाया, उसको संसद के अंदर लेके आते, उसी सच्चर कमेटी पे मैं कहता हूँ ना, रिफॉर्म एक दिन में नहीं आता। सच्चर कमेटी कहा गई, रिफॉर्म की जो बनाई थी कमेटी, खर्चा हुआ साहब कह रहे हैं कि
रिफॉर्म एक दिन में नहीं आता, इसके लिए समय लगता है। कितना दे दें और लागू कितना दे दें? करिए। आपका समय समाप्त हो गया नासिर भाई। अब तो मुसलमानों ने भी आपको समय देने के लिए मना कर दिया है, अब वो भी आपको वक्त देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है आपने सिर्फ छला है, आपने सिर्फ छला है। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।